नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कंपाइलेशन में स्वागत है। मेरा नाम है स्नेहा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 5वीं कक्षा का 15वां अध्याय, जिसका नाम है भीषण की दिलेरी। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इसकी कहानी को समझेंगे, फिर इसके सार को भी समझेंगे और इसके बाद हम इस पाठ के दिए गए अभ्यास के प्रश्न करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सुबह का समय था। पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का भीषण घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है। फार्म के लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। भीषण पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलाने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ ही देर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज सुनाई दी। इस बार एक नहीं, 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थी। गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गूंज रही थी। पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। भीषण सहम कर पेड़ों की आड़ के छिपकर खड़ा हो गया। भीषण जहां खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहां से सीढ़ी नुमा खेत और फसलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। भीषण अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज आई। एकाएक भीषण को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत सारे तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उड़ा ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। भीषण ने सोचा, कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं, इसीलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पांव के पास सरसराहट सी हुई। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा है। भीषण वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक कर खेत के और अंदर चला गया। भीषण जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर वहीं यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया तो भीषण ने उसे पकड़ लिया। भीषण ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हों। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कटीले तारों की बाड़। भीषण वैसे तो कटीले तारों की बाड़ में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था। तीतर को
संभालना बहुत जरूरी था, इसीलिए वह खेतों के साथ साथ छिप-छिप कर चलने लगा, ताकि शिकारी उसे देख न ले। वह कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज आई, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। लेकिन भीषण नहीं रुका, वह चुपचाप चलता रहा। रुकता है या नहीं? उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक भीषण कटीले तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और ना ही उसने कोई जवाब दिया। तभी भीषण को भारी भरकम जूतों की आवाज सुनाई दी, तो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से से जोर-जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुम्हें देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुराकर नहीं ले जा सकता। भीषण के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता। इसीलिए उसने खेतों के छोटे-छोटे रास्ते से जाना तय किया। खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थी। भीषण उसी रास्तों पर घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभलकर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटे की बहुत सी खरोंचें उभर आई। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई। वह जानता था कि कमीज फटने पर उसे मां से डांट खानी पड़ेगी, पर भीषण को इस बात का संतोष था कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे पहुंचा जाए, लेकिन उस कोने में घास बहुत ज्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी। भीषण थक कर वहीं एक किनारे बैठ गया। अभी वह बैठा ही था कि उसे पांवों की आहट सुनाई दी। आहट सुनते ही वह उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते-दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए, फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच ही गया। पिछवाड़े दरवाजा खुला था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को वह वहीं सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुए था। फार्म हाउस में खामोशी थी। बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज आ रही थी। मुर्गियां अभी अपने दड़बे में थी और गुलाब चंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। अचानक कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर-जोर से भौंकने लगा। वह किसी अजनबी को देखकर ही इस तरह भौंकता है। भीषण समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। उसने इधर-उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था। उसी में एक टूटी टोकरी भीषण को दिखाई दे गई। यह ठीक है, सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसीलिए वह चुपचाप पड़ा रहा। तीतर को छुपाने के बाद भीषण ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए, पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था। इसीलिए वह छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझता था। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। वह अक्सर इस शेड की दलवा छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। भीषण लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते-खिसकते छत पर जा पहुंचा। खपरेल की दलारदार छत थी, इसीलिए वह चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि वह किसी और को ना दिखाई दे, लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख सके। उसने देखा कि दो शिकारी
इधर ही चलकर आ रहे हैं और उनको देखकर कर्नल साहब का अलीशन कुत्ता जोर-जोर से भौंक रहा है। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वह ना माना। पिछले दोनों पांवों पर खड़े हो वह उछल-उछल कर भौंकने लगा। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रौबदार आवाज कर पूछा, कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? साहब, हम शिकारी हैं। हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम्ही लोग की गोलियों की आवाजें गूंज रही हैं सुबह से। जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माथो सिंह भी हमें जानता है। तो तुम हर साल तीतरों को शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा। जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी-कभी। अभी-अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ छिपा है। हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तुम तो इतने सारे तीतर मारते हो, उनका क्या करते हो? कर्नल साहब ने पूछा। सीधी सी बात है साहब, खाते हैं। दूसरे शिकारी ने जवाब दिया, फिर कुछ रुककर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छुप गया है। कर्नल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग? हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वह दोनों कुछ घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा। आगे बोले, पक्षियों को मारने और उनसे ज्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। यहाँ तुम्हारा कोई तीतर वितर नहीं है। अब जाते क्यों नहीं? खड़े क्यों हो? कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए। कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। तभी भीषण छप्पर से शेड पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसने भीतर को उड़ता लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहू जी, जल्दी जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। भीषण की आवाज सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर जा पहुंचे और बोले, अच्छा, तो तुम तीतर चुराने वाला लड़का हो। क्या करता बाबूजी? इस पर बहुत चोट आई थी, अगर मैं ना लाता तो यह मर जाता। अब तू इसका क्या करेगा? इसे पालूंगा बाबूजी, भीषण ने कहा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा। उसका एक पंख टूट गया था। अब शायद ही वह उड़ सके। जाओ, दवाइयों का बक्सा लेकर आओ। भीषण दौड़कर बक्सा ले आया। कर्नल दत्ता ने भीतर तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, फिर दवाई लगाई, पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वह ज्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने भीषण से कहा, भीषण, अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। तब तक बहू जी एक कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज दलिया भी खिलाना भीषण, तीतर को दलिया बहुत ज्यादा पसंद होता है। तब तो ये भीषण के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा। कर्नल ने हंसते हंसते कहा, अच्छा भीषण, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? भौजी ने पूछा। भीषण ने अपने हाथों को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज निकाली, क्वैक क्वैक। कर्नल दत्ता ठहाकर मारकर हंस पड़े। भौजी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। भीषण भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहां से अपने घर की ओर भाग चला। तो अब हम इसके सार को पढ़ते हैं। तो इसका सार है कि भीषण प्रतिदिन कर्नल दत्ता की पत्नी से पढ़ने अपने फार्म हाउस पर जाता था। उसकी आयु मात्र 10 साल की थी।
एक दिन जब वह सुबह-सुबह पगडंडी पर चलता हुआ फार्म हाउस की तरफ जा रहा था, तब उसे गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। उसने पेड़ की ओंठ से छिपकर देखा तो वह समझ गया कि यह गोलियां शिकारी तीतरों का शिकार करने के लिए चला रहे हैं। कुछ तीतर तो वे उठा ले जाते हैं, लेकिन कुछ को घायल करके वहीं मरने के लिए छोड़ जाते हैं। यह सोचकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। तभी उसे चलते-चलते खेत की मेड़ पर एक घायल तीतर दिखाई दिया। भीषण ने उसे सावधानी से गोद में उठा लिया और कर्नल दत्ता के फार्म हाउस की तरफ चल पड़ा। एक शिकारी ने उसे तीतर ले जाते देख लिया और उससे रोकने को कहा, लेकिन भीषण उस शिकारी की परवाह न करते हुए तेजी से भागने लगा। उसने कांटेदार झाड़ियों की भी परवाह न की। उसके हाथ-पांव पर खरोंचें आ गईं और उसकी कमीज भी फट गई, परंतु वह तीतर की जान बचाकर बहुत खुश था। वह छिपाता फार्म हाउस पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने तीतर को टोकरी के नीचे छिपा दिया और खुद छत पर चढ़ गया। दो शिकारी पीछा करते-करते वहां आ पहुंचे, लेकिन कर्नल साहब की डांट खाकर वहां से चुपचाप चल गए। शिकारियों के जाने के बाद भीषण सच से उतर गया। फिर उसने कर्नल की पत्नी से उस तीतर को दवा लगाने को कहा। कर्नल साहब ने तीतर को दवाई लगाई और उनकी पत्नी से उसे दलिया खिलवाया। फिर भीषण तीतर को उठाकर खुशी-खुशी अपने घर की ओर भाग गया। इस पाठ को लिखा है प्रतिभा नाथ जी ने। तो अब हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करते हैं, जिसका पहला भाग है कहानी से। इसका पहला प्रश्न है, जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माथुर सिंह भी हमें जानता है। शिकारियों ने कर्नल साहब से क्या सोचकर ऐसा कहा होगा? इसका उत्तर है, शिकारियों ने यह इसीलिए कहा ताकि कर्नल साहब उन्हें भला बुरा ना कहें। वह यह भी बताना चाहते थे कि उन्हें शिकार करने की अनुमति प्राप्त है। इसका अगला प्रश्न है, भीषण घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था? इसका उत्तर है, भीषण जानता था कि गेहूं की बालियों में फंसा यह घायल तीतर यहीं तड़प-तड़प कर मर जाएगा। इसे शिकारी ढूंढ नहीं पाएंगे। उसे तीतर को मारना अच्छा नहीं लगता था। यही कारण था कि वह घायल तीतर को बचाना चाहता था। अब इसका तीसरा प्रश्न है, घायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस तरह की परेशानियां हुई? इसका उत्तर है, घायल तीतर को शिकारियों की नजरों से बचाने के लिए वह खेतों के साथ-साथ छिपकर चलने लगा, परंतु फिर भी एक शिकारी की नजर उस पर पड़ गई और उसने उसे रोकने को कहा। भीषण रुका नहीं। उसे कांटेदार झाड़ियों को घुटनों के बल चलकर पार करना पड़ा, क्योंकि उसने अपने दोनों हाथों से तीतर को संभाल कर रखा था। उसके हाथ-पांव में कांटे चुभ गए और कमीज की एक आस्तीन भी फट गई। फिर भागते-भागते वह फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच गया। इस प्रकार घायल तीतर को बचाने के लिए उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसका चौथा प्रश्न है, घायल तीतर अगर तुम्हें मिला तो क्या तुम उसे पालते या अच्छा होने पर छोड़ देते और क्यों? इसका उत्तर है, घायल तीतर अगर हमें मिलता तो हम पहले उसका उपचार करते और अच्छा होने पर उसे छोड़ देते, क्योंकि संसार में हर जीव को आजादी आजाद आजाद होने का अधिकार है। अब इसका अगला भाग है भाषा की बात। इसका पहला प्रश्न है, इन वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हों। इसका उत्तर है, सुबह की गुनगुनी धूप में खेत ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने सोना बिखेर दिया हो। वह इतनी तेजी से भाग रहा था जैसे पक्षी पंख फैलाकर उड़ जाता है।
इसका दूसरा प्रश्न है, तीतर स्वेटर में फंस गया तो भीषण ने उसे पकड़ लिया और अपने सीने से चिपका लिया। ऊपर लिखे वाक्य में उसी शब्द का इस्तेमाल तीतर के लिए किया गया है। एक ही संज्ञा का बार बार इस्तेमाल करने की बजाय उसकी जगह पर कुछ खास शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम का ठीक रूप छांटकर लिखो। पहला, मास्टर साहब ने अप्राव को पास बुलाकर कहा, डैश कल डैश घर आना। मास्टर साहब ने अप्राव को अपने पास बुलाकर कहा कि तुम कल मेरे घर आना। सेंटिला डैश घर नागालैंड के किस शहर में है? सेंटिला, तुम्हारा घर नागालैंड के किस शहर में है? सुधा ने अपनी बुआ से पूछा, पापा आपसे कितने बड़े हैं? मोहन की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। विमला ने अपनी अफसर को याद दिलाया कि उन्हें 4 बजे बैठक में जाना है। इसका तीसरा प्रश्न है, इन वाक्यों को पूरा करो। वह इतना धीरे धीरे चल रहा था मानो वह इतना धीरे धीरे चल रहा था इतने धीरे धीरे चल रहा था मानो चींटी की चाल। दूसरा, रात में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे मानो रात में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे मानो दिवाली के दिए जगमगा रहे हो। तुम तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसे बता रहे हो मानो तुम वहां के निवासी हो। बिल्ली चूहे को ऐसी ललचाई नजरों से देख रही थी मानो अभी खा जाएगी। अब इसका अगला भाग है फसलों के इर्द गिर्द। इसका पहला प्रश्न है, इस कहानी में सेबों के खेत और सीढ़ी नुमा खेत का जिक्र आया है। अनुमान लगाकर बताओ कि यह कहानी भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र की होगी और वहां सीढ़ी नुमा खेती क्यों की जाती होगी। इसका उत्तर है, यह कहानी पहाड़ी क्षेत्र की होगी। पहाड़ी इलाकों में सीढ़ी नुमा खेती इसीलिए की जाती है क्योंकि वहां अधिक वर्षा होती है और बर्फबारी भी होती है। वर्षा का पानी फसलों को नष्ट कर देते हैं, इसलिए वहां सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है, सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। यूं तो कीटनाशक दवाई फसलों, सब्जियों और अनाज की फसलों को कीड़ा लगने से बचाती है, पर यह कीटनाशक दवाई कीड़ों को नष्ट करती है। इनका सेवन करने से क्या हमें भी नुकसान होता है? पता करो और कक्षा में बातचीत करो। ऐसे फसलों और सब्जियों का इस्तेमाल करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? इसका उत्तर है, कीटनाशक दवाई फलों, सब्जियों और अनाजों को कीड़ों से बचाती है, इसीलिए समय समय पर फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाई छिड़की जाती है। पर ये दवाई हमारे शरीर के लिए भी नुकसानदायक है। अधिक मात्रा में दवाई का छिड़काव फलों, सब्जियों और अनाज को जहरीला बना देता है, जिसके सेवन से हम अनेक शारीरिक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। जिन फसलों और सब्जियों पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाता है, इनका प्रयोग करने से पहले हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। फलों और सब्जियों को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह खुले पानी में धोना चाहिए। सब्जियों को अच्छी तरह पका कर खाना चाहिए। फलों और सब्जियों को इस्तेमाल करने से पहले उनका छिलका उतार लेना चाहिए। अब इसका अगला भाग है तुम्हारे आसपास। इसका पहला प्रश्न है, कर्नल दत्ता ने घायल तीतर को गेंदे की पत्तियों का रस पिलाने के लिए कहा।
पत्तों का इस्तेमाल कई कामों के लिए होता है। नीचे लिखी पत्तियों का इस्तेमाल किस लिए होता है? तुलसी, नीम, मीठा नीम, आम, अमरूद, तेज पत्ता, केला, सागवान। इसका उत्तर है तुलसी। तुलसी की पत्तियों का रस दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है और चाय में भी तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल होता है। पूजा पाठ में भी तुलसी की पत्तियां काम आती हैं। अमरूद। अमरूद की पत्तियों का इस्तेमाल दवा के रूप में किया जाता है। नीम। नीम की पत्तियां दवाइयों में प्रयोग की जाती हैं और फोड़े फुंसी पर लगने में भी काम आती हैं। तेज पत्ता। तेज पत्ता का प्रयोग भोजन में तथा दवा के रूप में होता है। मीठा नीम। कड़ी, सब्जियों तथा दालों में इसका विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। केला। केले के पत्ते का प्रयोग हम पूजा पाठ में तथा पत्तल के रूप में करते हैं। आम। आम का पत्ते का प्रयोग हम पूजा पाठ में करते हैं। सागवान। सागवान के पत्ते दाने पत्तल बनाने के प्रयोग में आती है। इसका दूसरा प्रश्न है, कर्नल साहब के कहने पर भीषण दौड़कर दवाइयों का बक्सा ले आया। इसे तुम प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स के नाम से जानते होंगे। इस बक्से में क्या क्या चीजें होती हैं? इसका इस्तेमाल कब कब किया जाता है? इसका उत्तर है प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स यानी फर्स्ट एड बॉक्स के रूप में रुई, पट्टी, डेटॉल, कैंची, चिमटी और काटने छिलने वाली दवाइयां आदि होती हैं। इसका इस्तेमाल मामूली चोट लगने या डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले उपचार के रूप में किया जाता है। अब इसका तीसरा प्रश्न है, तुमने पर्यावरण अध्ययन में पढ़ा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर छतें ढलवादार बनाई जाती हैं। सोचकर बताओ कि ऐसा क्यों किया जाता है? इसका उत्तर है, पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर छतें ढलावदार बनाई जाती हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में वर्षा भारी रूप में होती है और बर्फबारी भी पड़ती है। यदि मकान की छतें समतल होंगी तो पानी का जमाव हो सकता है, जिससे मकान गिरने की संभावना बन सकती है। अब इसका अगला भाग है पहाड़ी इलाका। इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाकों से जुड़े हुए और शब्द सोच कर लिखो, जैसे ढलान, चट्टान आदि। इसका उत्तर है कटीला, संकरा, टेढ़ा मेढ़ा, पथरीला और ऊंचा, नीचा, बर्फीला, चट्टानी, छप्पर, सीढ़ीनुमा, असमतल आदि। तो अब इसका अगला भाग है तीतर। इसका पहला प्रश्न है पहेली। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? इसका उत्तर है 3 तीतर। दूसरा प्रश्न है, यहाँ तीतर का फोटो दिया गया है, गौर से देखो और इसका वर्णन करो। चौथी में हुई यह कर चुके हो। यह प्रश्न आप सभी बच्चे खुद करेंगे। तो अब इसका तीसरा प्रश्न है, तीतर के बारे में और जानकारी इकट्ठा करो, जैसे तीतर का घोंसला, वह क्या खाता है आदि। यह प्रश्न भी आप सभी बच्चे खुद करेंगे। तो अब हम करेंगे इस पाठ का अगला भाग, जिसका नाम है रात भर बिलखते चिंघाड़ते रहे। तो हम शुरू करते हैं। उड़ीसा राज्य में सिपलमलाव टाइगर रिजर्व में 25 हाथियों का झुंड रहता था। इस झुंड में कुछ धुएं भी थी। जिन हाथियों के साथ दूध मुहे बच्चे, उन्हें धुई कहते हैं। धाव लगे तो हाथी के छोटे बच्चे को शेर मार लेता है। झुंड के बड़े दंतेल और बड़ी हाथियां बच्चों की रक्षा करती हैं। सर्दियों में जब घास कम हो जाती है तो हाथियों के बड़े झुंड को जंगल में एक झुंड में काफी खाना नहीं मिलता। वह छोटी टोलियों में बंटकर अलग अलग वन खंडों में चरने चले जाते हैं।
1988 के दिसंबर महीने का पहला सप्ताह गुजर रहा था। उन दिनों सिमपलीलाप जंगलों के हाथी दो टोलियों में बंटकर बाराकुमारा तीनाधिया सड़क के साथ चौड़े में चल रहे थे। एक धुई 2 साल का बच्चा था। झुंड में सबसे छोटा यही था। वह माँ का दूध चूंकता था। इस बच्चे ने जंगल की घास पत्ती को मुंह लगाना शुरू कर दिया था। झाड़ियों, पेड़ों और पगडंडियों को जानने पहचानने की संभावित इच्छा जैसे पैदा हो चुकी थी। एक सुबह वह अपनी टोली से जरा अलग होकर नाले की तरफ जा रहा था। रात का दौरा लगाने के बाद इस इलाके का शेर वहीं सो रहा था। वह बच्चे पर झपट पड़ा। बच्चा चिंघाड़ा। उसकी चिंगाहट सुनकर सभी हाथी बचाने दौड़े। बड़े हाथियों के सामने शेर नहीं टिका। उसे छोड़कर नाले में चला गया। शेर का हमला इतना जोरदार था कि उसी क्षणों में उसने बच्चे को बुरी तरह जख्मी कर दिया। सबसे बड़ा घाव सिर पर था। सहाने हाथी उसे ऊपरी बाराकुमारा में रेंजर ऑफिस के सामने ले गए। जंगल के जानवरों की देखभाल और रक्षा करना रेंज ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। उसके दफ्तर के सामने पहुंचकर हाथी मानो अपने को सुरक्षित अनुभव कर रहे थे। कुछ देर बाद आधे हाथी चलने लगे। बाकी हाथी जख्मी बच्चे की निगरानी में वहीं डटे रहे। उसकी माँ सूंड में घास का पूला उठाकर चंवर डुलाती रही, जिससे घाव पर मक्खियां ना बैठें। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा टपक रही थी। बच्चा इतना जख्मी हो गया था कि दूध नहीं चूस सकता था। जंगल में जानवरों के छोटे-मोटे घाव प्रकृति खुद ठीक कर दिया करती है, पर इस बच्चे के घाव जानलेवा थे। अगले दिन उसने दम तोड़ दिया। मरने की खबर मिलते ही चरने वाले के लिए गए हुए हाथी लौट आए। रेंजर ऑफिसर के सामने सभी शोक सभा के शामिल हुए। शव को घेरकर सारी रात वहीं खड़े रहे। उनकी आंखें आंसू बहाती रही। वे चिंघाड़ते, रोते और बिलखते रहे। इसका सार है, सन 1988 के दिसंबर महीने की घटना है। उड़ीसा के सिमपलीलाप जंगलों के हाथी दो टोलियों में बाराकुमारा तीनाधिया में चल रहे थे। इनमें एक 2 साल का हाथी का बच्चा भी था। वह अपनी टोली से जरा अलग होकर नाले की तरफ जा रहा था। उस तरफ एक शेर सो रहा था। शिकार आता देख शेर ने उस पर हमला कर दिया। हाथी का बच्चा शोर से चिंगाड़ उसकी चिंगाड़ सुनकर सभी हाथी उनकी तरफ दौड़ आए। उन्हें देखकर शेर भाग निकला, लेकिन उसने हाथी के बच्चे को बुरी तरह से घायल कर दिया और उसके सिर पर वार किया। सभी हाथी उसे बार मार कर रहे थे। जख्मी हाथी को की माँ सूंड में घास का पूला उठाकर उसे चवर डुलाती रही ताकि घाव पर मक्खियां ना बैठे। लेकिन एक दिन बाद घायल बच्चा चल बसा। उसके मरने की खबर मिलते ही सभी हाथी इकट्ठा हो गए और शव को घेरकर सारी रात वहीं खड़े रहे। इनकी आंखों में आंसू बहते रहे और वे बिलखते और चिंघाड़ते रहे। इस कविता को रामेश वेदी जी ने लिखा है। तो धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया। अगर आप ऐसी ही वीडियोस और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस और लाती रहूं। मिलते हैं मेरी एक अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।